प्यारे छात्राओं एवं दोस्तों, आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के अंतर्गत एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो आपके यूनिट फोर्थ में है। तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि एंटी साइकोटिक समझने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो साइकोसिस होता है वो क्या होता है। दूसरा, एंटी साइकोटिक फिर हम फर्दर जो है एंटी साइकोटिक और इसी से रिलेटेड ट्रांसक्वाइजर्स एजेंट्स और न्यूरोलेप्टिक एजेंट, ये जो है लगभग नियरली जो है एक ही कैटेगरी के ड्रग्स हैं और सेम है, सिर्फ सिनानिम अलग अलग है। दोनों का बस एक्शन अलग अलग है थोड़ा सा, उसको हम समझेंगे। बहुत ही इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। तो सर्वप्रथम हम जानने की कोशिश करेंगे साइकोसिस क्या होता है। साइकोसिस जो है ये क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये बेसिकली क्या है, ये साइकोटिक इलनेस है, यानी मानसिक बीमारी है। और जो है जो मानसिक बीमारी बीमारी है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो पेशेंट है वो सही से सोच नहीं पाता है, या उसके जो बिहेवियर्स होते हैं, जो उसकी सोचने की प्रक्रिया होती है, वो आम इंसान आम जनमानस से अलग होती है। दूसरा, जो बिहेवियर है वो अलग होता है। वो जो है जैसे इस टाइप का जो पेशेंट होता है, जो मेंटल इलनेस होता है, जो इंसान का मानसिक तौर पे जो रोगी होते हैं व्यक्ति, वो क्या है, वो अनवेरिएबल, या आप ही कह सकते हैं कि जो वो नॉर्मल इंसान से उनके बिहेवियर अलग होते हैं। जैसे वो कभी भी उठ जाएंगे, कभी भी बैठ जाएंगे, कभी भी चलने लगेंगे, कभी भी घर में जो है डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, या आसपास के लोगों को डिस्टर्ब करेंगे, पूरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ऐसे व्यक्ति विशेष को मेंटल डिसऑर्डर में उनको मेंटल डिसऑर्डर होता है, उसी को हम साइकोसिस कहते हैं। फिर से एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे। जो साइकोसिस है वो क्या है, मेंटल इलनेस है, जिसमें जो व्यक्ति है, जो विशेष है, बहुत ही सीरियस डिसर्टेशन में होता है। और दूसरी बात, उसकी जो सोच विचार है, जो नॉर्मल बिहेवियर है, वो नॉर्मल इंसान से अलग हो जाती है। दूसरी बात ये है कि ये जो है इसका जो डिसर्टेशन कैपेसिटी है, वो क्या है, रिकॉग्नाइज रियलिटी ऑफ परसेप्शंस। जो इस टाइप के जो मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस जिसको होता है, या जो इस टाइप के पेशेंट होते हैं, वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। उनको हमेशा परसेप्शन में रहते हैं, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। और वो जो है वो ऑर्डिनरी डिमांड को समझ नहीं पाते हैं, और जो एक नॉर्मल इंसान की डिमांड होती है, जो ज़रूरत होती है, उस चीज़ को वो समझ नहीं पाते हैं। वो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएटिंग रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सही और गलत का वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो मेंटल डिसऑर्डर में है और मेंटली वो बहुत परेशान रहते हैं। कभी भी उठने लगते हैं, कभी भी किसी को गाली देने लगते हैं, कभी भी किसी के साथ लड़ाई करने लगते हैं, या घर में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वो मेंटली डिसऑर्डर में रहते हैं, या उसी को हम साइकोसिस इलनेस कहते हैं, या हम उसी को साइकोसिस कहते हैं। मेंटल इलनेस डिसऑर्डर, उसी को हम मेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब और भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस टाइप के व्यक्ति होते हैं, वो उनका बिहेवियर नॉर्मल व्यक्ति से अलग होता है। वो बहुत ही उनका जो प्रॉब्लम है ये है कि वो किसी के साथ लड़ेंगे, किसी के साथ लड़ना चालू कर देंगे, या वो अनवेरिएबल कंडीशंस क्रिएट करेंगे, किसी के साथ टीका टिप्पणी करेंगे। वो क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर में है, कभी भी उठ के चलने लगेंगे, कभी भी बोलने लगेंगे, सोते सोते खाने लगेंगे, या सोते सोते लेटने लग इस तरह से जो है सोते सोते उठ जाएंगे, सोते सोते चलने लगेंगे। जो इस टाइप की जो उनकी समस्याएं हैं, या वो जो है कम सोएंगे, कुछ भी उनको एबनॉर्मल कंडीशंस, उनके केस में मेंटल डिसऑर्डर में एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट होती है। जैसे इंसान ज़्यादा बोलने लगेगा, इंसान लड़ाई करने लगेगा, इंसान एक दूसरे से बहस करने लगेगा। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, और नींद नहीं आएगी, या जो है नींद आएगी भी तो नींद में कहो चलने की आदत हो जाए, या कई सारी समस्याएं मेंटल इलनेस हो सकती है, मेंटल डिसऑर्डर्स, इसी को हम मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। और जो आम जनमानस से जो सोच होती है उसकी अलग होती है, बहुत ही जो है डिफर होती है सोच। वो अच्छा और बुरा समझ नहीं पाता है। इस तरह की कई सारी समस्याएं उसमें क्रिएट होती हैं। अब हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनका क्या यूटिलाइजेशन है। जो
हम ये कहें कि जो इसका जो प्राथमिकता के आधार पे जो ट्रीटमेंट है वो मेंटल, इस टाइप के जो ड्रग्स होते हैं उसका यूटिलाइजेशन हम कहाँ करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस में हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। मेंटली तौर पे जो इलनेस है, जो बीमारी है, जो डिस्टर्बेंस है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, जो अच्छा और बुरा ना समझ पाने की जो समस्या है, जो लड़ने झगड़ने की या चलने की या परेशान होने की, जो उलझन पैदा करने की, या जो एक दूसरे से जो है हमेशा तकरार करने की जो समस्याएं हैं, उसको हम ट्रीटमेंट करने के लिए या मेंटल डिसऑर्डर को सही करने के लिए हम इसका जो है इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज, इस टाइप के जो ड्रग्स होते हैं एंटीसाइकोटिक, इसी को हम न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। और इसी ड्रग्स को हम ट्रांसक्युलाइजर्स भी कहते हैं, यानी जो एंटीसाइकोटिक है उसको हम न्यूरोलेप्टिक कहते हैं और उसी ड्रग को हम ट्रांसक्युलाइजर्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो क्लास है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, ये बेसिकली जो है मैनेज करता है साइकोसिस को। ये जो ट्रांसक्युलाइजर्स हैं, जो न्यूरोलेप्टिक एजेंट है, जो एंटीसाइकोटिक एजेंट है, बेसिकली इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जो आपका साइकोसिस है। जो साइकोसिस है यानी जो मेंटल इलनेस है, जो मेंटल डिसऑर्डर है, जो अच्छे बुरे की पहचान न कर पाने की जो समस्या है, या जो परसेप्शन में जो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएटिंग, जिस जो अच्छा और बुरा को जो ना समझ पाता हो या अनुभूति ना होती हो या समझने में दिक्कत होती हो, जिसकी जो ऑर्डिनरी जो नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको वो ना समझ पाता हो या उसके एज पर नॉर्मल कंडीशन वो ना चल पाता हो, ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए हम एंटीसाइकोटिक्स या न्यूरोलेप्टिक्स एजेंट या ट्रांसकुलाइजर एजेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो ट्रांसकुलाइजर्स हैं, जो न्यूरोलेप्टिक एजेंट हैं, ये क्या करते हैं, ये सेडेशन काज करते हैं। सेडेशन सेडेशन का मतलब ये है कि ड्राउजीनेस, इन ये इस टाइप की दवाएं लेने के बाद बाद जो है पर्टिकुलर जो पेशेंट है उसको सेडेशन काज होगा, यानी वो ड्राउजीनेस होगा, वो हल्की से उसको झपकी आएगी, वो हमेशा जो है धीरे धीरे करके वो जो है उसको झपकी आना स्टार्ट होगी। और सबसे खास बात ये है कि जो एंटीसाइकोटिक है ये बिना नींद को डिस्टर्ब किए हुए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यानी जो आपकी नॉर्मल साइकिल है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। उसके बाद जो है और भी आगे बातचीत करें, जो ये जो ड्रग्स है इससे बेसिकली हम क्या करते हैं, साइजोफोरिया को हम ट्रीट कर सकते हैं। एक टाइप की मानसिक विकार है। और ऑर्गेनिक साइकोसिस, दिस इज द टाइप ऑफ साइकोसिस, यानी मेंटल इलनेस भी कई टाइप के होते हैं जिसमें आपका जो है ऑर्गेनिक साइकोसिस है। साइजोफोरिया को के ट्रीटमेंट में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मानसिक तौर पे विकार है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अगली बात ये है कि ये जो इस टाइप की जो दवाएं हैं जो है इसका जो है ये हम क्या कर सकते हैं, इससे जो इस तरह के जो डिस्टरबेंस, जो कोई व्यक्ति विशेष डिस्टर्ब हो, मेंटली परेशान हो, प्रॉब्लम में हो, या जो समस्या में हो, या वो मेंटल डिसऑर्डर में हो, मेंटल इलनेस में हो, या उसको सही से सोचने समझने की क्षमता ना हो, परसेप्शन में हो, या वो हमेशा सही अच्छे और बुरे की अनुभूति न कर पाता हो, ऐसे व्यक्ति के मूड को ठीक करने के लिए, मूड ठीक करने के लिए भी स्टेबलाइजर्स, यानी मूड को स्टेबलाइज करने के लिए आप इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एंटीसाइकोटिक टाइप के जो ड्रग्स हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति विशेष जो पॉजिटिव और निगेटिव बातों में जो है थॉट्स में वो अंतर ना समझ पाते हों, या वो डिफरेंशिएशन समझ ना पाते हों, उस उस तरह की बीमारी को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। जो मानसिक विकार है, जो मानसिक समस्या है, उसको भी हम पूरी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी बात अगर हम कहें कि जो है दूसरी बात ये कहें कि अगर एंटीसाइकोटिक जो हम यूज़ करते हैं इसका बेसिकली जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है, वो पूरी तरीके से हम उसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है ये क्या है, कॉमनली एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, यानी जो है ये कहीं न कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करता है। जैसे एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स इंक्लूड एक्यूट डायस्किनेशिया मतलब ये होता है कि जब आप एंटीसाइकोटिक, ट्रांसकुलाइजर्स, न्यूरोलेप्टिक एजेंट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो सकता है, इसके जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, डायस्किनेशिया, मन चाहे मूवमेंट अनचाहे,
अनचाहे का मतलब जो आप चाहते नहीं हैं वो भी मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका हाथ हिलना चालू हो जाएगा, आपका सर हिलना चालू हो जाएगा, या आपके पैरों में झुंझुनाहट होने लगेगी, या आपका पैर जो है ऑसिलेशन करने लगेगा। इस तरह के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं अगर आप एंटीसाइकोटिक या ट्रांसकुलाइजर्स या जो है आप जो है न्यूरोलेप्टिक एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ये है डायस्टोनिक रिएक्शंस। डायस्टोनिक रिएक्शंस जो है, उसकी डायस्टोनिक रिएक्शंस मतलब ये हुआ कि मांसपेशियों में मरोड़ हो सकती है। डायस्टोनिक रिएक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जो आपका एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यूज करने के पश्चात आपको मांसपेशियों में मरोड़ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद एक्नेसिया, उसके बाद ट्रेडिटिव डायस्किनेशिया यानी विलंबित प्रतिक्रिया। अगर कोई व्यक्ति विशेष आपसे कोई आंसर पूछता है, कुछ पूछता है, या कोई कुछ क्वेरी करता है, या कोई बातचीत किसी टॉपिक पे आपसे चर्चा करता है, तो उसको भी आप बहुत देर या विलंब प्रतिक्रिया देंगे। 2 4 6 मिनट 10 मिनट बाद उसको आप आंसर करेंगे या उसको आप उत्तर देंगे। तो ये भी एक टाइप की डिजीज है, एक टाइप के सिम्टम्स हैं, एक टाइप की प्रॉब्लम है जो एंटीसाइकोटिक, ट्रांसकुलाइजर्स, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स यूज करने के पश्चात आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकती है। पार्किंसंस मैलिग्नेंट सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता है। एक्स्थीसिया, मनोव्यथा, जो आपकी मनोव्यथा है, जो समस्या है, यानी जो है मनोव्यथा है, आप ये इस टाइप की जो दवाएं हैं इसको यूज करने के बाद आपकी मनोव्यथा जो है अलग ही हो जाएगी, अलग सोच विचार हो जाएगा। कभी कभी जो है इसका साइड इफेक्ट से कुछ कुछ समय के लिए जो है अलग से जो है आपके ब्रेन पे असर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपको न्यूरोलेप्टिक जो है कंडीशन क्रिएट हो सकती है, कुछ इस टाइप की मेंटल इलनेस हो सकती है इसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट जो एंटीसाइकोटिक है, ट्रांसकुलाइजर्स है, न्यूरोलेप्टिक एजेंट है, इसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी बहुत ही खतरनाक, बहुत ही घातक है। दूसरी बात यह है, अगर हम बातचीत करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो मोस्ट ऑफ दीज एजेंट जो है, मैक्सिमम जो ड्रग्स हैं आपके, वो क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं डोपामिनर्जिक D2 रिसेप्टार को। और क्या करते हैं, मीसोलिम्बिक सिस्टम में जो D2 रिसेप्टार है वो कहाँ पे है, मीसोलिम्बिक सिस्टम में पाए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो एंटीसाइकोटिक है वो क्या करता है, जो डोपामिनर्जिक D2 रिसेप्टार है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक करता है। जो D2 रिसेप्टार है वो कहाँ पाए जाते हैं, मीसोलिम्बिक सिस्टम में। दूसरी बात, अगर हम और आगे बातचीत करें, जो एजेंट्स हैं लाइक क्लोजापिन, ये क्या है, ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं 5-HT रिसेप्टार को। ये 5-HT रिसेप्टार को ब्लॉक करते हैं। ये कहाँ प्राप्त होते हैं आपको, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड सेट्राइटल सिस्टम में। ये कहाँ प्राप्त होते हैं आपको, कॉर्टेक्स, फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड एस्ट्रिएटल सिस्टम में। दूसरी बात, अगर हम और इम्पोर्टेंट आगे बातचीत करने की कोशिश करें, तो आप देख पा रहे हैं क्लासिफिकेशन है इसका, 2 टाइप से क्लासिफिकेशन है। एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, दूसरा एटिपिकल एंटीसाइकोटिक या ट्रांसकुलाइजर्स है। तो बेसिकली जो टिपिकल है वो क्या है, एक्ट करता है डोपामिनर्जिक D2 रिसेप्टार को पूरी तरीके से क्या करता है, ब्लॉक करता है। अगली बात जो है वो क्या है, एटिपिकल है, जो एंटीसाइकोटिक है। एंटीसाइकोटिक ये क्या है, ये एक्ट डोपामिनर्जिक रिसेप्टार, ये क्या करता है, डोपामिनर्जिक रिसेप्टार पे एक्ट करता है। और हाईली एक्यूपाई द स्टेरियोनर्जिक रिसेप्टार लाइक 5-HT, ये क्या करता है, डोपामिनर्जिक और जो आपके 5-HT इस टाइप के जो रिसेप्टार हैं जहां पे, उनको पूरी तरीके से ब्लॉक करने का, रोकने का काम करता है। और हम आगे बातचीत करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन आप देख पा रहे हैं। क्लासिफिकेशन में क्या है, जो एंटीसाइकोटिक जो क्लासिफिकेशन है, जो आप ड्रग्स देख पा रहे हैं, इसका हम समझने की कोशिश करेंगे। टिपिकल है और एटिपिकल है। तो पहले हम टिपिकल की बात कर लें। जो टिपिकल में है वो क्या है, इसी को हम न्यूरोलेप्टिक्स या ट्रांसकुलाइजर्स कहते हैं। ठीक है, फिनोथायाजीन्स डेरिवेटिव हैं, उसके बाद ब्यूटाइल फिनोन्स है, उसके बाद ट्राई एंथीन्स है, उसके बाद डाइफिनाइल ब्यूटाइल पाइपराडाइओन डाइन्स है। ये सब जो है कैटेगरी है ड्रग्स की। बेंजोक्सा जेपीन्स हैं। उसके बाद डाईहाइड्रो एंडोल्स डेरिवेटिव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 1 बाय 1 करके हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। फिनोथायाजीन्स में एलिफैटिक साइड चेन है, पाइप्रिडीन है, साइड चेन है, उसके बाद पाइप्राजीन साइड चेन है। जो आप एलिफैटिक में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा प्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, ट्राईफ्लोरप्रोमाजीन। इसके बाद जो आपका पाइप्रिडीन साइड चेन है, इसमें आपका थियोराइडाजीन,
पाइपरासिटाजीन, उसके बाद पाइपराजीन साइड चेन में आप देख पा रहे हैं। उसके बाद पाइपराजीन साइड चेन में आप देख पा रहे हैं क्लोराजीन, उसके बाद ट्राईफ्लोर पैराजीन, ये आप देख पा रहे हैं। उसके बाद ये पूरा जो एबव ड्रग है, जो ऊपर की साइड में ड्रग दिया हुआ है, प्रोक्लोर पैराजीन और ट्राईफ्लोर पैराजीन। ठीक है, एक दो बार आप इसको रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये जो है इसका प्रोनाउंसिएशन सही से हो पाएगा। उसके बाद ब्यूटायरोफिनोन्स जो है वो हेलोपेरिडोल है। उसके बाद ड्रोपिरिडोल है। जो उसके बाद थायोएक्सेंथीन्स अगर हम बात करें, फ्लूपेंटाऑक्सियल है, प्रोथायोक्सिन है। उसके बाद थायोथैक्सिन है। डाइफिनाइल ब्यूटाइल पाइपराडीन्स की बात करें तो जो उसके बाद पीमाजिडीन है, पीमाजाइड है, पीमाजाइड जो है उसके बाद पिन फ्लूरिडोल है। जो है आपका डाइबेंजोक्सा जेपीन्स में जो है लेक्सापिन है, डाइहाइड्रोइंडोल्स में। उसके बाद आप बोल सकते हैं मोलिंडोन है, ऑक्सिन पैराटीन है। ये सब ड्रग्स हैं टिपिकल कैटेगरी की। अगर हम एटिपिकल की बातचीत करें, एटिपिकल में आप देख पा रहे होंगे, एटिपिकल में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद डाइबेंजोडाइजेपिन्स है, जिसका एग्जाम्पल है क्लोजापिन, जो आपके एग्जाम्पल में है, ठीक है। इसके बाद जो है बेंजोडाइजेपिन्स है सब्स्टिट्यूटेड, जो है आपका रिजरप्रिडियोन है। उसके बाद सेपिरिडीराइड है। थियोबेंजाडाइजेपिन्स में क्या है, ओलोवापिन। और अदर्स में अगर हम बातचीत करें तो ऑक्सीपेरेटिन और क्यूटापिन, उसके बाद ल्यूरिसिडोन, ये आपको ड्रग्स देखने को मिलेगी। अब हम बातचीत करेंगे जो SAR है, स्ट्रक्चरल ऑफ फेनोथायाजीन्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है। इसको हम पूरा कोशिश करेंगे आपको समझाने की। चलिए देख लेते हैं। जो आपका फिनोथायाजीन है, आप देख पा रहे हैं इसमें दो बेसिकली क्या है, दो आप साइक्लिक रिंग या एरोमेटिक रिंग आप देख पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग आप देख पा रहे हैं, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग और सल्फर कंटेनिंग जो आपका ये रिंग है। इसकी अगर हम नंबरिंग की बात करें, एक साइड चेन भी है इसमें, इसकी नंबरिंग करें अगर तो 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, क्रमशः इस तरह से इसकी नंबरिंग करते हैं हम लोग। उसके बाद अगर हम इसकी और बातचीत करें, इसको अगर हम और समझने की कोशिश करें तो क्या है, तो ये जो चैन है हमारा, ये अल्फा कार्बन है, बीटा है, ये गामा है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बातचीत करें, अगर हम सबसे पहले बातचीत कर लें, ये आपका जो R1 है, R1 में आप देख पा रहे हैं, R1 क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑन पोजीशन 2 इज मोस्ट इन्फ्लुएंस एंड पोटेंट। जब आप सब्स्टिट्यूशन 2 नंबर पे करेंगे तो आपको बहुत ही पोटेंट कंपाउंड प्राप्त होगा। 3 नंबर की बात करें, पोटेंसी इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन रिंग। ये 3 नंबर पे ये जो आप फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगाएंगे, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपाउंड की एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी या किस तरीके से आगे वो आपको पोटेंट एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगी। 5 नंबर की अगर बात करें हम, जहाँ पे सल्फर लगा हुआ है, सल्फर क्या है, ये इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अगर इसको ऑक्सीडेशन करते हैं तो पूरी तरीके से आपके कंपाउंड की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, वो पूरी तरीके से आपकी जो एक्टिविटी है वो एबॉलिश हो जाती है, समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दूसरी बात ये है, जो आपका ये जो साइड चेन है, सबसे इंपॉर्टेंट साइड चेन यही है। साइड चेन में हम देखने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या है, 3 कार्बन चेन गुड फॉर पोटेंसी, 3 कार्बन चेन होना अनिवार्य है। अगर इससे ज्यादा कार्बन आप करते हैं या इससे कम करते हैं तो कंपाउंड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। बीटा कार्बन में भी सब्स्टिट्यूटेड डिक्रीज एक्टिविटी। अगर बीटा कार्बन पे आप कोई सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है, जो कंपाउंड है, उसकी एक्टिविटी आपको कम मिलेगी। दूसरी बात ये है, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो अमीनो ग्रुप है आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, रिप्लेस्ड विद द पाइपराजीन या पाइप्रिडाइल रिंग। अगर यहाँ पे पाइपराजीन या पाइप्रिडाइल रिंग से हम इसको रिप्लेस करते हैं तो लेस पोटेंट कंपाउंड आपको मिलता है। यानी लेस पोटेंट, आपको कम जो पोटेंट, ये जो कंपाउंड है, जो स्ट्रक्चर है, जो ड्रग्स हैं आपकी, वो अगर ये नाइट्रोजन, इस ड्रग्स में अगर नाइट्रोजन को आप रिप्लेस करते हैं पाइपराजीन पाइप्रिडाइल रिंग से, तो आपको लेस पोटेंट कंपाउंड यानी कम एक्टिव कंपाउंड मिलता है। अगर इस नाइट्रोजन की बात करें तो ये नाइट्रोजन जो है टर्सरी अमीनो ग्रुप है, ये बहुत ही एसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी।
और ये जो यहाँ पे दोनों पोजीशन पे ये CH3 इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड। अगर ये पोजीशन जो है आपका यहाँ पे अगर CH3 ग्रुप अगर आप लगाते हैं तो उससे आपको एक्टिव कंपाउंड प्राप्त होता है। हम और भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं डिटेल में। जो अभी हमने फिनोथायाजीन का SAR पढ़ा, उसको हम 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, 3 तरीके से उसको हम और पॉइंट आउट कर सकते हैं, पूरा डिटेल समझ सकते हैं। नंबर 1 क्या है, नेचर ऑफ चैन एट पोजीशन 10, यानी जो 10 नंबर पे जो साइड चैन लगा हुआ है इसकी बात हो रही है। दूसरा द अमीनो ग्रुप ऑन द साइड चैन, जो अमीनो ग्रुप लगा है इसकी बात हो रही है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन ऑन फिनोथायाजीन रिंग, और ये फिनोथायाजीन रिंग की बात हो रही है। हम पूरा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, नेचर ऑफ साइड चैन एट पोजीशन 10, जो पोजीशन 10 है जिसपे साइड चैन लगा हुआ है, 3 कार्बन का होना अनिवार्य है, टर्सरी अमीनो ग्रुप का भी होना अनिवार्य है। अगर इसको आप पाइपरिडाइल रिंग से जो है इसको रिप्लेस करते हैं नाइट्रोजन को, तो ओवरऑल कंपाउंड की एक्टिविटी कम होती है। मैक्सिमम एक्टिविटी व्हेन देयर इज प्रोपाइल डाई अल्काइल अमीनो साइड चैन, दैट मीन्स 3 कार्बन चैन बिटवीन पोजीशन 10 एंड अमीनो ग्रुप। अगर यहाँ पे 3 कार्बन हो और टर्सरी अमीनो ग्रुप हो, या अमीनो ग्रुप पे डाई अल्काइल ग्रुप लगा हो, यानी 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों, तो आपके कंपाउंड बहुत ही अच्छी एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, जैसे क्लोरप्रोमाजीन है। इसी तरीके से अगला देख लेते हैं, प्रोमाजीन है। इसमें भी सेम चीज है, आप देख रहे हैं 3 कार्बन का चैन है, टर्सरी नाइट्रोजन है, उसके बाद 2 इस पे डाई मिथाइल है, ठीक है। इसी तरीके से ट्राईफ्लोरोप्रोमाजीन है, सेम कंडीशन है, 3 कार्बन है, नाइट्रोजन है, 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और हम इसको देखने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जो बीटा कार्बन है, अगर हम बीटा कार्बन की बात करें, बीटा कार्बन इट मीन्स ये अल्फा कार्बन है, ये आपका जो है कहाँ, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है। तो जरा देखिएगा ध्यान से, बीटा कार्बन ऑफ साइड चैन सब्स्टिट्यूटेड विद स्मॉल अल्काइल ग्रुप। इसको अगर स्मॉल अल्काइल ग्रुप से आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, तो क्या होता है, डिक्रीज द एक्टिविटी, आपको आपके कंपाउंड की ओवरऑल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन ऑफ रिंग। ये क्या होता है, जब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपके रिंग पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, रिपल्शन होता है, यानी जो 2 मॉलिक्यूल है ये आपस में दोनों फैल जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अदर सी ऑन चैन may have little influence of potency, substitution of other carbon on chain, अगर तीनों कार्बन में आप कहीं और भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इससे क्या होता है, लिटिल इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंसी, थोड़ा सा पोटेंसी बढ़ता है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, नाम मात्र के लिए। और अगर अगला पॉइंट की अगर हम बातचीत करें तो फॉर्मेशन ऑफ रिंग बिटवीन अल्फा कार्बन ऑफ साइड चैन। अगर हम यहाँ रिंग की बात करें, अगर यहाँ पे कोई रिंग का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, ये जो आपका, यानी ये इसको अगर हम थोड़ा सा इधर ले आए, इसको रिंग साइक्लाइज करें, तो ये कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ है, ये है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा पोजीशन 1 ऑफ साइड चैन। इससे क्या होगा, फिनोथायाजीन रिंग रिड्यूस एक्टिविटी, जो आपकी फिनोथायाजीन रिंग है ये क्या होगा, इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। अगले पॉइंट की हम बातचीत करें तो जो द अमीनो ग्रुप ऑन साइड चैन, अगर इस अमीनो ग्रुप, जैसे आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस साइक्लाइज किया गया है, इससे क्या होता है, ओवरऑल जो कंपाउंड की एक्टिविटी है वो क्या होती है, वो जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इस बात को आपको समझना है। द अमीनो ग्रुप ऑन साइड चैन, जो साइड चैन में अमीनो ग्रुप है यहाँ पे, वो उसकी बात करें, मैक्सिमम पोटेंसी विद अमीनो एल्काइलेटेड फिनोथायाजीन वेयर टर्सरी अमीनो ग्रुप। अगर यहाँ टर्सरी अमीनो ग्रुप रहता है तो बहुत ही पोटेंट कंपाउंड आपको मिलता है, जैसा मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया, क्लोरप्रोमाजीन है, प्रोमाजीन है, ट्राईफ्लोरप्रोमाजीन है, ठीक है। ये अगर हम बात करें, ये टर्सरी अमीन को अगर हम यहाँ से रिप्लेस करें ये प्राइमरी सेकेंडरी अमीनो ग्रुप से, तो विल गिव लेस एक्टिव कंपाउंड, आपकी जो ओवरऑल कंपाउंड की एक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे क्लोरप्रोमाजीन और प्रोमाजीन, ठीक है, ये क्या होगा, क्लोरप्रोमाजीन और प्रोमाजीन, ट्राईफ्लोरप्रोमाजीन, अगर यहाँ से अगर आप क्या इस तीनों स्ट्रक्चर में अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करें या इसमें प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन लाएं, इस जो एग्जाम्पल दिए हैं इसमें टर्सरी अमीन होता है, अगर इसको आप टर्सरी अमीन को रिप्लेस करें तो जो है आपको कहीं ना कहीं जो है आपके कंपाउंड की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। और भी आगे हम देखने की कोशिश करेंगे।
दूसरी बात ये है कि जो द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन अमीनो ग्रुप विद मिथाइल इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड अदर सब्स्टिट्यूएंट लाइक इथाइल विल डिक्रीज। जो अगर हम और खास बातचीत करें तो जो ये भैया जो आपका ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे अगर मिथाइल ग्रुप से आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपके कंपाउंड की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन वहीं पे अगर आप जो है इथाइल ग्रुप से करते हैं तो कंपाउंड की एक्टिविटी आपके कम हो जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, तो ये चीज़ आपको समझना है, ये चीज़ बहुत ध्यान से आप समझिएगा। दूसरी बात ये है, जैसे क्लोरप्रोमाजीन है, प्रोमाजीन है, ट्राईफ्लोरप्रोमाजीन है, आप इसमें देख रहे हैं मिथाइल से सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसमें कहीं भी इथाइल नहीं लगा है। अगर इथाइल लगाएंगे तो कंपाउंड की जो एक्टिविटी है वो पूरी तरह से डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द अमीनो ग्रुप रिप्लेस्ड बाय पाइपरिडाइल रिंग, उसके बाद पायरोलिडिनाइल रिंग व्हिच गिव्स द पोटेंट कंपाउंड, देन क्लोरप्रोमाजीन। यानी आपको कंपाउंड जैसे पाइपरिडीन रिंग, डाइल रिंग अगर आप लगाएंगे तो कंपाउंड आपको हल्का सा एक्टिव मिलेगा, लेकिन क्लोरप्रोमाजीन के कंपेरिजन में कम एक्टिव होगा। क्लोरप्रोमाजीन ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन जिसमें आप पाइपरिडाइल रिंग, पायरोलिडीन नाइलिन रिंग लगाएंगे वहाँ पे कंपाउंड की एक्टिविटी कम होगी। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें ये लगा हुआ है रिंग, ठीक है, ये रिंग आपने लगा दिया पाइपरिडाइल रिंग, तो इसमें आप देख पा रहे हैं जो आपका प्रोक्लोर पैराजीन है, माइलेट है, ये आप देख पा रहे हैं ये क्लोरप्रोमाजीन से कम एक्टिव है। दूसरी चीज और भी अगर हम बात करें उसके बाद थियोरिडाजीन में भी आप देख रहे हैं नाइट्रोजन को क्या किया गया है, यहाँ पे जो है यहाँ पे एक रिंग लगा दी गई है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है अगर और हम देखें तो जो दूसरा एग्जांपल है ट्राईफ्लोर पैराजीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही सेम चीज है, पाइपरिडाइल रिंग लगाया गया है, जिसकी वजह से आपको इसकी पोटेंसी कम देखने को मिलेगी। सब्स्टिट्यूशन ऑन एन ऑफ दीज रिंग में अफेक्ट द पोटेंसी। अगर नाइट्रोजन पे अगर इस टाइप के रिंग्स की आप जो है इन टाइप के रिंग से आप अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो पोटेंसी जो है आपकी अफेक्ट होगी। हाइड्रोक्सी इथाइल और जो है एसिटॉक्सी इथाइल इंक्रीज एक्टिविटी। अगर इसी नाइट्रोजन पे आप क्या करें, हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप लगाएं, एसिटॉक्सी इथाइल ग्रुप लगाएं तो कंपाउंड की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना रहेगी। ये कंपाउंड की एक्टिविटी आपको ठीक ठाक मिल सकती है। और आगे हम डिटेल में चर्चा करें तो आप देख सकते हैं कि जो आपका फिनोथायाजीन रिंग जो लास्ट पॉइंट है आपका, ये समझिएगा इसमें क्या है, पोटेंसी इंक्रीज इन फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ पोजीशन 1 4 3 2। अगर पोजीशन 1 पे आप करेंगे सब्स्टिट्यूशन तो आपको कम लेस एक्टिव कंपाउंड मिलेगा, 4 पे करेंगे तो उससे भी ज़्यादा लेस एक्टिव मिलेगा, 3 पे, इसका मतलब जो 1 पे कम एक्टिव मिलेगा, 4 पोजीशन पे कम एक्टिव मिलेगा, 3 पोजीशन पे कम एक्टिव मिलेगा, लेकिन 2 पे जो है सबसे ज्यादा एक्टिव कंपाउंड आपको मिलेगा। जैसा आप अभी तक सारे एग्जाम्पल में आपने देखा, वो चाहे क्लोरप्रोमाजीन हो, चाहे प्रोमाजीन हो, या जो है आपका ट्राईफ्लोरप्रोमाजीन हो, उसमें आपने देखा होगा 2 नंबर पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन जरूर हुआ है। तो यही ऑर्डर है, अगर 1 नंबर पे आप करेंगे तो सबसे कम एक्टिव कंपाउंड मिलेगा, 4 पे करेंगे तो और कम मिलेगा, 3 पे करेंगे तो उससे भी कम मिलेगा, लेकिन 2 पे आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो बहुत ही एक्टिव कंपाउंड आपको मिलेगा। अगर दूसरी बात करें पोजीशन 2 की, पोजीशन 2 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द सब्स्टिट्यूशन। पोजीशन 2 पे आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो बहुत ही एक्टिव कंपाउंड आपको प्राप्त होता है। डिस्ट्रीब्यूशन हैज नॉट सिग्निफिकेंट इफेक्ट। अगर हम बातचीत करें जो है डाई सब्स्टिट्यूशन, माफ कीजिएगा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डाई सब्स्टिट्यूशन है। अगर डाई सब्स्टिट्यूशन हैज नॉट सिग्निफिकेंट, ये 2 नंबर पोजीशन पे 2 बार सब्स्टिट्यूशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन अगर करें हम सल्फर का तो इससे क्या होगा, 5th पोजीशन पे, ये 5th पोजीशन पे अगर हम सल्फर का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरी बात 1 2 3 4 एजा फिनोथायाजीन आर इफेक्टिव एजेंट्स। अगर यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पे अगर हम नाइट्रोजन ग्रुप, एजा का मतलब नाइट्रोजन ग्रुप अगर लगाते हैं तो आपको बहुत ही एक्टिव कंपाउंड प्राप्त होता है, यानी कंपाउंड की एक्टिविटी बढ़ती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देख रहे हैं ये रिंग में यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
तो इस तरीके से आपको जो है मैंने ये समझाने की कोशिश की और सिंथेसिस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। कुछ जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं जो है पाइपरा एसिटाजीन हाइड्रोक्लोराइड का, ठीक है, जिसमें जो है दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, दो एरोमेटिक रिंग है, साइड चेन में जो है आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, कीटोन ग्रुप भी दिख रहा है, अल्कोहल ग्रुप भी दिख रहा है ना। उसके बाद क्लोरप्रोथैक्सीन है, जिसमें आपको दो एरोमेटिक रिंग मिल रही हैं, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग मिल रही हैं, और डाईमिथाइल जो है ये डाईमिथाइल सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, जो नाइट्रोजन पे दो मिथाइल ग्रुप भी लगे हुए हैं। उसके बाद थायोथैक्सीन रिंग आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है दो आपको एरोमेटिक रिंग, दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग, और जिसमें से एक ऐसी रिंग मिल रही है जिसमें दो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। इस तरह से आप जो है लॉक्सापीन का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और दो एरोमेटिक रिंग आपको देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि जो है ये जो आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसका पूरा डिटेल में आपको मैंने बताने की कोशिश की कि ये होते क्या हैं, इसको समझाने की कोशिश की। दूसरी चीज़ ये है कि जो है और भी मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जो आपका एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वो क्या है, न्यूरोलेप्टिक एजेंट्स क्या हैं, ट्रांसकुलाइजर्स क्या होते हैं, उससे इंट्रोडक्शन, इसके विषय में इंट्रोडक्शन मैंने दिया। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन के विषय में बात किया। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप है फिनोथायाजीन का, बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से देखते हुए, तो इसको तैयार जरूर करें। ये बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आना बहुत ही अनिवार्य है। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को हमने देखा, और एसएआर में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को देखा, कुछ पोजीशनों पे चेंजमेंट देखा, वो सब मैंने पूरा इंट्रोडक्शन के रूप में और एसएआर के रूप में, क्लासिफिकेशन के रूप में मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, बाकी अगले वीडियो में फिर बातचीत होगी, कुछ नया टॉपिक लेकर के इससे रिलेटेड या अगले टॉपिक से रिलेटेड मैं लेके आऊँगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत से ये बनता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कहीं कोई चार्जेस नहीं है आपके लिए। और ये सारे काम जो हो रहे हैं वीडियो बनाने के, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के हित में, स्टूडेंट को लाभ मिले, स्टूडेंट का फ़ायदा हो, स्टूडेंट को जो है कोई दिक्कत ना हो, कोई उसको जो है समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके लिए ही है। मेरा उद्देश्य है कि आपको जो है बहुत ही अच्छी सुविधा मिले और आसान तरीके से इजी लैंग्वेज में, इजी भाषा में आप इसको समझें, और बिल्कुल निःशुल्क है, और इसका लाभ ज़रूर उठाएं, और जो है अपने साथियों में इसको शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये हमारा आपसे निवेदन है। इसको जो है लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने साथियों में इसको शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।